हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने 12th क्लास के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और अपन ने लास्ट टर्न पे अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था गाउस लॉ, ठीक है ना। उसका प्रूफ भी अपन ने देखा था। आज हम गाउस लॉ पे सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस कैसा है, देखो आपको वैसे हवा में सोचना है सारा काम। क्या है, अगर जैसे मान लो आपको कोई सरफेस दे दी, मतलब इस तरीके का आपको कोई सतह दे रखी है, ठीक है, और उसके अंदर कोई आवेश है Q, और आपसे ये ध्यान से 3D शेप है ना कि 2D, यानी कि एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर क्या आवेश पड़ा है Q, और आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, तो फाई इज इक्वल टू आप क्या बताओगे, Q अपॉन एप्सिलॉन बताओगे। बोलो कोई दिक्कत। अब वो शेप मैंने इस प्रकार की ले ली, मान लो ट्रायंगल टाइप शेप है, इसके अंदर Q आवेश पड़ा है, आपसे पूछा जाए इसके लिए फ्लक्स का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो, वो इस सतह पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सतह कैसी है। ये ध्यान रखना, ये बंद बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ मतलब 3D शेप, ये त्रिभुज नहीं है, समझ रहे हो, ये बंद पृष्ठ है। इसी प्रकार एक गोला ले लिया, गोले के लिए अंदर Q आवेश पड़ा है, तो उसके लिए भी आप फाई इज इक्वल टू क्या बताओगे, Q अपॉन एप्सिलॉन ही बताओगे। बोलो कोई दिक्कत। यानी कि ये जो है कुल फ्लक्स का मान जो है वो फ्लक्स पृष्ठ पर डिपेंड नहीं करता कि पृष्ठ कैसा है। समझ रहे हो क्या इस बात को, कि वो पृष्ठ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर यानी कि हमने पहले फ्लक्स की एक परिभाषा देखी थी, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो यहाँ पर एस डीएस क्या था, क्षेत्रफल ही तो था। तो क्षेत्रफल था, तो यानी कि ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये सतह पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गई, कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो गई। तो यानी कि ये कौन में से सही कौन सी है, मैंने कहा दोनों ही बातें सही है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे पृष्ठ जो पर ले रहे हैं वो बंद पृष्ठ के अंदर जो ले रहे हैं वो चाहे कैसा भी हो, यानी कि एक तरीके से आप आवेश को एक सूर्य की तरह मानो कि भैया आवेश नहीं, वो एक सूर्य है। क्या है, सन। सन से क्या निकल रही है, रेज निकल रही है। क्या निकल रही है, रेज निकल रही है, और वो रेज सब डायरेक्शन में निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि इतने से प्रश्न में से कितनी रेज जाएंगी, तो उसका मान कुछ और होगा। आपसे पूछा जाए कि इतने में से कितनी रेज जाएंगी, तो उसका मान कुछ और होगा, उसका मान कुछ और होगा भैया। अगर आपसे और क्षेत्रफल का मान बढ़ा दिया जाए तो इसके लिए रेज का मान कुछ और होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या, इससे टोटल रेज जो जाएंगी या टोटल फ्लक्स जो जाएगा वो कुछ और होगा, समझ गए। लेकिन अगर वो ऐसे करते करते एक कंप्लीट क्लोज सरफेस बना दे, एक कंप्लीट बंद पृष्ठ, एक पूर्ण बंद पृष्ठ अगर बना दे, तो ऐसी कंडीशन में फाई का मान जो होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर एक छोटे छोटे अपन पैचेस ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये वाली बात तो वो पैचेस वाली थी, छोटे छोटे पार्ट्स वाली थी, और ये वाली जो बात है वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो बात समझ में आ गई कि फ्लक्स जो है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो क्लोज सरफेस है तो उसके लिए फ्लक्स का मान कांस्टेंट होगा। ये गाउस ने बताया था, कितना होगा, पाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन होगा। बोलो समझ में आएगी है, अरे कर लोगे क्या। इसके अलावा भी अपन और छोटे मोटे क्वेश्चन की बात और करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है, एक आधे नंबर का बन जाता है क्वेश्चन। क्या है देखो एक बार, जैसे मान लो कि आपको ये पूछा कि एक अपने पास धन है, क्या है, सॉरी भैया, इस प्रकार का एक घन दे रखा है, उस घन के अंदर Q आवेश मौजूद है, और आपसे पूछा कि फाई का मान बताओ, तो आप क्या बताओगे, मैंने कहा Q अपॉन एप्सिलॉन बताओगे। मान लो इसके अंदर Q बाई टू माइनस 3Q/2 प्लस प्लस 2Q, इस प्रकार के आवेश दे रखे हैं, तो आप क्या कहोगे ऐसी कंडीशन में, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन कहोगे। अब समीशन Q का मान क्या होगा, आप क्या करोगे, Q/2 प्लस 2Q माइनस 3Q/2, ये सब आप ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन कर दोगे। सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो Q/2 में से 3Q/2 यानी कि आधे में से, यानी कि जो बचेगा माइनस का Q, और माइनस का Q यानी कि यहाँ पे गया वापस Q अपॉन एप्सिलॉन ही होगा। ये हो गया, मान लो Q अपॉन एप्सिलॉन। बाकी इसका मान चाहे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन भी आ सकता था, अगर इसका मान जैसे मान लो ये नहीं होता, इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या नहीं होता, ये नहीं होता, तो इसका समीशन Q निकालते तो Q/2 प्लस 2Q कितना हो जाएगा, 5Q/2, ये तो आएगा आंसर। 2Q 2 जो 4 4 5 5Q/2, ये Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। समझ गए क्या। तो ऐसी कंडीशन में हम उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका बीजगणितीय योग करेंगे, और उसके बाद में हम उसका फ्लक्स निकाल देंगे। समझ में आई मेरी बात। इसके बाद देखो, अब मैंने क्या कहा था अभी भी आपको कि एक अपने पास घन है और घन के अंदर कितना आवेश है, Q आवेश है। घन है और घन के अंदर कितना आवेश है, Q आवेश है।
ये क्यू आवेश मैंने कहा था। अगर आपसे फाइव पूछे तो फाइव इक्वल टू आप बताओगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मान लो मैंने जो है ये पूछा आपसे कि इसकी एक सतह से कितना फ्लक्स जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो? यहाँ पे अपने पास कितनी सतह है? ये अपने पास घन है, उस घन की कितनी सतह है बताओ? एक कमरे में कितनी सतह होती है? 6 सतह की मैं बात कर रहा हूँ। देखो वन, जैसे अपन ने बात किया कि कमरे की सतह की बात करें, कमरे में आप बैठे होंगे, उस कमरे में देखो एक तो ये सतह हो गई, दूसरी सतह ये हो गई, दो, तीसरी सतह ये हो गई, चौथी सतह आपके सामने वाली हो गई, पांचवी ऊपर वाली होगी और छठी नीचे वाली। टोटल सतह कितनी होती है? 6। जैसे ये 1 2 3 4, अब इसमें थोड़ा सा देखना पीछे की साइड वाली, ये दोनों हुई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 6 सतह होती है। आप अपने कमरे को देखना, 3D शेप है, 3D शेप में सोचोगे तो आपको दिख जाएंगी 6 सतह। तो फाइव इक्वल टू क्यू। अब मैं आपसे क्या पूछा, एक सतह से कितना फ्लक्स जाएगा? अगर सारी सतह से मिलाकर क्यू अपॉन एप्सिलॉन फ्लक्स जाता है तो एक सतह से कितना जाएगा? एक सतह से संबद्ध, संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, संबद्ध फ्लक्स, संबंध नहीं बोल रहा हूं मैं, संबद्ध बोल रहा हूं। ठीक है ना, संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ फ्लक्स। कितना जुड़ा होगा फ्लक्स? मैंने कहा अगर 6 से इतना है तो एक से होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। अरे कर सकते हो क्या? कर सकते हो? अरे 6 सतहों से अगर इतना फ्लक्स जा रहा है तो एक सतह से कितना जाएगा? 6 का भाग लग जाएगा। समझ गए क्या भाई? 5 रुपए के 10 आम तो 1 रुपए कितना आम? 10/5 आम। हाँ कि ना? इस प्रकार से हम कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? तो यहां पर अपन ने क्या किया, एक सतह से निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा है कि मान आपको ये कह रहा है कि एक सतह से इतना है। अगर आपसे पूछे कि ये एक कोर से कितना फ्लक्स जाएगा, एक कोर से, तो भाई मैंने कहा कितनी कोर है यहां पर, तो आप कहोगे 12। कितनी कोर है? 12। ये कितनी कोर होगी? 1 2 3 4, नीचे वाली 4 5 6 7 8 और 4 साइड वाली 1 2 3 4। समझ गए ना? तो ये टोटल कितनी हो गई? 12। आप अपने कमरे में देख लेना कि भैया देखो, आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं वैसे, तो आपके कमरे में लाइन गिन लेना, दो फेसेस का इंटरसेक्शन जो लाइन हो रही है, एक मतलब आप गिनना कितनी होगी आपके कमरे में, तो वो होगी 12। ठीक है ना? यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, नीचे वाली होगी 1 2 3 4। ठीक है, 4 4 8, और एक साइड 4 साइड वाली होगी 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार से 12 होंगी अपने पास में। तो 12 से जाता है कितना फ्लक्स? Q अपॉन एप्सिलॉन जाता है। आपसे क्या पूछा है? एक कोर से बताओ कितना जाएगा, तो Q बाई 12 हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया? अब आपसे मान लो पूछे कि शीर्ष से कितना जाएगा। ये तो गया कोर से, ये हो गया सतह से। अब आपसे क्या पूछ रहा है? शीर्ष। शीर्ष मतलब कॉर्नर। कॉर्नर समझ गए ना? कौन से होते हैं कॉर्नर? ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। तो 8 कॉर्नर से कितना फ्लक्स जाता है? तो देखो Q अपॉन एप्सिलॉन। एक से कितना जाएगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। बोलो निकाल सकते हो क्या? इस प्रकार से हम घन के केंद्र पे पड़े आवेश के लिए हम लोग उसके सतह से, उसकी कोर से और उसके शीर्ष से, मतलब कि कॉर्नर से जाने वाले फ्लक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देखो, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। जैसे मान लो कि आपको एक वही धन दे रखा है, ठीक है, और आवेश जो है वो एक सतह पर, पहले तो कहां था? केंद्र के अंदर, अब कहां पड़ा है? इस सतह के ऊपर पड़ा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है कि इस घन से निकलने वाले फ्लक्स का मान बताओ। समझ गए क्या मेरी बात? क्या कहा मैंने कि एक घन है अपने पास में और आवेश कहां पड़ा है? इसकी एक सतह पर पड़ा है। ठीक है, और इसकी सतह पर अगर आवेश है तो आपसे क्या पूछा है? इस घन से निकलने वाले फ्लक्स का मान बताओ। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, सबसे पहले तो उस आवेश को एक बंद पृष्ठ के अंदर लेके आओ। कैसे लेके आए? मैंने कहा एक घन और बना दो, एक घन और बना दो, ये बन गया। क्या अब ये इसके अंदर है क्या? मैंने कहा बिल्कुल इसके अंदर है। अरे है या नहीं है? अब ये आवेश क्या आ गया? Q जो आवेश था वो इस घन के अंदर आ गया। ठीक है, यानी अब घन कितने हो गए? एक और एक, दो घन हो गए। इसके अंदर आवेश आ गया तो दो घनों से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा? मैंने कहा ये एक तरीके से क्लोज सरफेस ही हो गई, तो फाई इज इक्वल टू आप बोलोगे Q अपॉन एप्सिलॉन बोलोगे, दोनों से मिला के।
यानी कि दो सतहों से, दो घन से मिलकर जो फ्लक्स है निकल रहा है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन है। तो एक से कितना निकलेगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, सिर्फ एक से। ये वैसे मन ही मन में सोचना है भैया, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। कर लोगे क्या, अरे बात समझ में आ रही है क्या। क्या कहा मैंने कहा मेरे पास एक घन की सतह पर रखा हुआ था, मैंने क्या किया, मन ही मन में अज्यूम किया कि इसके पास एक घन और बना लिया। अब वो दो घन मिलकर उस आवेश को कहां लिया है, बंद पृष्ठ के अंदर लेके आ गए। तो उन दो पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्स का मान हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। दो पृष्ठों से कितना निकल, दो घन से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक घन से कितना निकलेगा, मैंने कहा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। बता आधा ही तो जाएगा। इसको सन की तरह मानो, मैंने अभी तो कहा था आपको कि भैया सूर्य है यहाँ पर पड़ा है। अब सूर्य का प्रकाश इस साइड में कितना जाएगा, मैंने कहा दोनों साइड में तो जाएगा पूरा, एक साइड में कितना जाएगा, मैंने कहा आधा। तो वही तो क्या, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन आया ना। ठीक है, आगे देखो कि अब जो है आवेश, ये मिटा दे। अच्छा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन आ गया किससे, इस। अब आपसे कोई पूछे कि इस घन के, एक जो घन है इधर वाला, इस घन के एक सतह से कितना जाएगा, एक सतह से कितना फ्लक्स जाएगा। कितनी सतह है टोटल, आप बोलोगे 6। बिल्कुल 6 सतह है, लेकिन इस सतह से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। मतलब मान लो कि कोई आवेश इस प्रकार पड़ा है, एक ये 2D शेप और आवेश इधर है, तो आवेश जो है उसके सामने वाली यहां जा सकता है। भाई इससे जो प्रकाश की किरण है वो इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, फ्लक्स इधर जा सकता है। लेकिन क्या अपने अंदर से वो फ्लक्स को गुजार सकता है, नहीं गुजार सकता। उसके अंदर से कोई बल रेखाएं नहीं निकलेंगी। तो उनके अंदर से कोई बल रेखा निकलेगी तो नहीं निकलेंगी, तो इस पृष्ठ को नहीं माना जाएगा। शेष इसके अलावा जितनी पृष्ठ है उनको माना जाएगा। तो मैंने कहा इस घन में, इस वाले घन में, ये देखो मिटाता हूं मैं, इस घन में जो इधर वाला घन है, उस घन में टोटल सतह तो 6 है, लेकिन फ्लक्स कितने में से जाएगा, मैंने कहा 5 में से जाएगा। तो 5 सतहों से कितना फ्लक्स जाता है, मैंने कहा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। अरे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन तो जा रहा था इस घन से, तो 5 सतहों से क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन जा रहा है, तो एक सतह से कितना जाएगा, मैंने कहा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे क्या। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश जो है वो यहां ना होके कहां है, यहां पर है, इस भुजा जो है, इसकी घन की जो भुजा है इसके ऊपर स्थित है, तो मेरा वही काम क्या कि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस आवेश को कहां लेके आना है, एक बंद पृष्ठ के अंदर लेके आना है। कहां पड़ा है आवेश, एक कमरे की, कमरा मान लो, घन मान लो, आप अपने कमरे में देखना, और जो आपके पास एक कोई लाइन आपको दिख रही है, दो फेसेस को मिलाने वाली एक लाइन जो होगी, यानी कि अपन क्या बोल रहे हैं इसको, भुजा। ठीक है, कोर है ना, कोर भी बोल देंगे। तो कोर के ऊपर आवेश पड़ा है, अब उसको मेरे को बंद पृष्ठ के अंदर लेके आना है, तो उसके चारों तरफ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बंद पृष्ठ लगाना पड़ेगा। वैसे के वैसे घन लगाने पड़ेंगे। कितने घन लगाऊंगा वो चारों की तरफ, कितने लगाऊंगा, तो आप देखना, एक तो लगा दूंगा इस तरफ, एक तो गया इस तरफ, लेकिन अभी भी ऊपर से खाली है, तो ऐसे कैसे दो ऊपर लगा दूंगा, 4 हो गए क्या। तो 4 से कितना जाएगा, चार चार मिलके बंद पृष्ठ बना रहे, तो 4 से जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अरे क्या जाएगा 4 से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक से कितना जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। बोलो हाँ या ना, कर लोगे क्या, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। ठीक है, इसी प्रकार मैंने अब इसको इस बार कहां रख दिया, यहां ना रख के मैंने कहां रख दिया, यहां रख दिया। और अब पूछ रहा हूं कि इस घन से कितना फ्लक्स जाएगा। सोच लो भैया, मैं मिटा रहा हूं इसको। सोचा, अगर मैं आवेश को कहां रख दूं, कॉर्नर पे रख दूं, तो मेरा काम हुई क्या कि भैया इसको क्या करो, बंद पृष्ठ के अंदर लेके आओ। कितने चाहिएंगे आप, तो देखो, एक तो ये खुद है ही, दूसरा इसके पास लगा दूं, तीसरा इधर लगा दूं, और चौथा इधर लगा दूं, 4। लेकिन अभी भी ऊपर से क्या रह गया, खाली। ऐसे कैसे 4 ऊपर लगा दूं, तो 8 हो गए। 8 हो गए कि नहीं हो गए, आप अपने कमरे में सोच के देखना कि एक कॉर्नर पे एक आवेश पड़ा है, कॉर्नर पे एक आवेश पड़ा है, उसको मुझे बंद सतह के अंदर लेके आना है। तो एक कमरा तो एक खुद हो गया, एक इसके पीछे वाला, एक इसके इधर वाला, एक इसके उधर वाला, 4 तो गए नीचे नीचे। लेकिन अभी भी आवेश का है, ऊपर की साइड में कॉर्नर पे पड़ा है, अभी भी वो भरा नहीं है। तो उसको बंद करने के लिए ऐसे कैसे 4 कमरे ऊपर भी टेकने पड़ेंगे। अरे ऊपर भी तो टिकाओगे, तो ऊपर टिकाओगे तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। 8 से कितने हो गए, 8 से जा रहा है फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि बंद पृष्ठ बना ना। तो 8 घन से मिलकर कितना फ्लक्स किया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक से कितना जाएगा, मिलेगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। बोलो समझ में आएगा, कोई दिक्कत।
इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन लोग कि ये अपने पास क्या है, एक बेलन है और आवेश यहां पड़ा है। चलो आवेश यहां पड़ा है, बताओ कितना फ्लक्स जाएगा। बंद पृष्ठ है तो Q अपॉन एप्सिलॉन जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन जाएगा इस बंद पृष्ठ से। अगर आवेश यहां ना होगा यहां होगा तो मैंने कहा ऐसा कैसे, एक और बना दो बेलन, दो बेलनों से कितना जाता है फ्लक्स, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो एक से कितना जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। बोलो हाँ या ना। अरे दोनों से जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन और एक से कितना जाएगा, आधा। हाँ कि ना, समझ गए क्या? ठीक है, ये थे फ्लक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अब अपन पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ किसके ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन लोग, जो अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था टॉपिक, उसके ऊपर अपन एक प्रॉपर्टी करने वाले हैं, यानी कि गाउसेस लॉ पर अपन प्रॉपर्टी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ, यानी कि गाउस अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। क्या करेंगे अपन लोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हेडिंग लगा लो आप लोग, साथ के साथ भैया नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, सबसे पहला इसके में को जो भी आएगा, जितने भी अनुप्रयोग मैं करवाऊंगा जो आपके सिलेबस में, वो सारे इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी किसी ना किसी साल पूछे गए, तो आपको सारे अनुप्रयोग तैयार करने। सबसे पहला अनुप्रयोग जो कर रहे हैं अपन लोग, वो क्या कर रहे हैं, एक अपने पास अनंत लंबाई की एक क्या है, एक अनंत लंबाई की एक आवेशित तार है, ठीक है। उस आवेशित तार के कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्या कहा मैंने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। क्या कहा मैंने, अनंत रेखीय अनंत रेखीय आवेशित, यूनिफॉर्मली चार्ज, अनंत रेखीय एक समान आवेशित, एक समान आवेशित तार, अनंत रेखीय एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तीव्रता, समझना। ये अपना पहला अनुप्रयोग आ रहा है। एक अपने पास अनंत रेखीय तार है, इसकी लंबाई कितनी है, अनंत, ठीक है। इसके ऊपर आवेश है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब कि एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। मान लो इसका कोई बिंदु ले लिया मैंने ओ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है क्या, P। इस P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि यहाँ पर अपन लोग क्या एक पॉइंट वाइज काम करेंगे। देखो ये पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप सीक्वेंस याद रखोगे तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, आप आराम से इसका काम कर पाओगे। इसमें क्या पहला पॉइंट तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट मतलब सबसे पहला काम हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम इसकी दिशा बताएं, किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी। दूसरी बात हम लोग क्या बताएंगे, दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस भी कंसीडर करेंगे। ये क्या होता है अभी बात करते हैं, गाउसियन सतह, गाउसीय सतह की कल्पना करेंगे, ठीक है। तीसरी बात जो होगी वो हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग क्या फाई का मान निकालेंगे, किसका मान निकल जाएगा, फाई का मान निकल जाएगा। चौथी बात जो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा, गाउस का नियम लगाएंगे। जो गाउस का नियम का गाउस के नियम का अनुप्रयोग है तो गाउस का नियम लगेगा, गाउस का नियम। और पांचवी बात जो गाउस के नियम से किसका मान आएगा, मैंने कहा फाई का मान आएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है, 3 व 4 की, पॉइंट नंबर 3 व 4 की तुलना कर देंगे, दोनों से फाई का मान आएगा, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा। बस ये पांच पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना, अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपको 5 पॉइंट याद है तो डेरिवेशन कितने भी अनुप्रयोग हो, है ना, आप लोग सब इस पॉइंट से आप लोग सारे कर सकते हो। समझ रहे हो क्या? तो देखो
सबसे पहले मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, वो अलग अलग पिन के लिए अलग अलग। दूसरा जो पॉइंट है गाउसियन सतह है। गाउसियन सतह देखो कि अगर आपको ऐसे तार दे रखा है तो उसके लिए गाउसियन सतह होगी बेलनाकार। किस प्रकार की, इस प्रकार की, याद रखना ये बात, ठीक है। इस प्रकार बेलनाकार सतह नहीं है। अगर आपको कह दे कि एक आवेशित पट्टिका है, जैसे मान लो इस प्रकार की आवेशित एक पट्टिका दे दी, ठीक है, और बोलिए क्या मतलब कुचालक पट्टिका, क्या बोला, कुचालक पट्टिका। तो कुचालक पट्टिका के अंदर आवेश जो होता है वो उसकी सतह के अंदर होता है। कुचालक अगर सतह है तो आवेश कहां होगा, सतह के अंदर। और अगर चालक है, कंडक्टर है, तो आवेश जो होगा उसकी सतह पर मौजूद होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कहा अगर वो क्या है, कुचालक है तो सतह के अंदर आवेश होगा। ऐसी कंडीशन में आप जो बेलनाकार इसके अंदर जो गाउसियन सरफेस कंसीडर करोगे वो भी बेलनाकार होगी, लेकिन वो दोनों साइड बेलनाकार होगी। कैसी होगी, इस प्रकार की, याद रखना। अगर मान लो आपको कोई बोल दे कि आवेशित सतह है, आवेशित सतह पर आवेश होता है सतह के ऊपर होता है, अंदर नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में गाउसियन सतह एक साइड सिलेंड्रिकल होगी। मतलब यहाँ पे तो दोनों साइड सिलेंडर थे, मतलब कि बीच में से निकल जाएगा। और इधर जो होगी ये कंसीडर करते हैं हम लोग, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर अपन गाउसियन सतह कैसे बनाएंगे, इस प्रकार की बनाते हैं। अगर आपको कह दिया कि कोई बिंदु आवेश है, जैसे मान लो गोला बोल दिया, गोला है और उसके ऊपर आवेश जो है इस प्रकार से मौजूद है, और आपको गाउसियन सतह कंसीडर करने के लिए कह रहा है, तो आप एक गोलाकार ही सतह बनाओगे, ये इसका गाउसियन सतह होगा। समझ में आ गई। अगर एक रेखीय तार है तो गाउसियन सरफेस कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, इस प्रकार की सिलेंड्रिकल। अगर एक सतह है जो कि कुचालक है, कुचालक है तो क्या होगा, दोनों साइड सिलेंड्रिकल। अगर वो चालक है तो एक साइड सिलेंड्रिकल। अगर वो गोला है तो गाउसियन सतह गोलाकार ही होगी। अगर बिंदु आवेश है, अगर बिंदु आवेश है तो भी गोलाकार ही गाउसियन सतह होगी। याद रख लोगे ये बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट गाउसियन सतह वाला बता दिया आपको। फ्लक्स की परिभाषा हमको आती है, गाउस का नियम हमको आता है, इनकी तुलना हमको आती है, बस इतना सा काम, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये 5 पॉइंट आप लोग दिमाग में नोट कर लो, आपको हर सूरत में याद होने चाहिए। कर लोगे, बहुत अच्छी बात। आओ इसके अंदर अपना टॉपिक पे आते हैं अपन लोग। इसके अंदर अपन गाउसियन सतह सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए मैंने क्या किया, इससे समान दूरी L पर दो अल्पांश A और B कंसीडर की। समान दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है O से, और यहां से यहां तक की दूरी भी L है, ये अनंत लंबाई की है। अब मैंने कहा इस अल्पांश के ऊपर कितना आवेश मौजूद होगा, थोड़ा सा। भैया छोटी सी लंबाई है तो आवेश कितना होगा, थोड़ा सा होगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इस तरफ, कितनी, मैंने कहा डी। क्यों, क्योंकि थोड़े से आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी तो क्या होगा, थोड़ा सा ही तो होगा, हाँ या ना। भाई डी लगाने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आवेश कितना होगा, थोड़ा सा आवेश। थोड़े से आवेश को हम डी क्यों लिखते हैं, तो थोड़े से विद्युत क्षेत्र को डी लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़ा सा आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसी प्रकार होगी डी। सही बात है क्या, ये दूरी है आर, यहाँ से पी बिंदु की दूरी जो है आर, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये चूंकि समान दूरियां है तो यहाँ पर अंतरित कोण भी क्या होंगे, समान ही होंगे। मान लिया अल्फा अल्फा एंगल है, तो अगर ये अल्फा है तो मैंने कहा ये अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो मैंने कहा ये भी अल्फा ही होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। सही बात है। अब क्या करें भाई, मैंने कहा इस डी के कंपोनेंट कर दो, तो इस डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा वो होगा डीई कॉस अल्फा, और इसका भी इस दिशा में घटक जो होगा वो होगा डीई कॉस अल्फा। सही बात है क्या, इसका घटक डी कॉस अल्फा, इसका घटक डी कॉस अल्फा। अच्छा, इसका लंबवत घटक होगा ये क्या, डीई साइन अल्फा, और इसका लंबवत घटक मैंने कहा ये रहा, क्या होगा, डीई साइन अल्फा। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आएगी वो ओपी के अनुदिश आएगी। यानी कि अभी इस डायग्राम से मैंने क्या काम किया है, इससे मैंने दिशा निकाली, विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मैंने कहा ये दोनों तो कट गए, बच्चे परिणामी इसी तरफ तो लग रहा है, तो ये क्या गई, ओपी के अनुदिश, या फिर आप बोल सकते हो अनुदिश। अगर मैथमेटिकली लिखो तो क्या होगी, आर कैप। मैंने इस डायग्राम से आप क्या करोगे, इस डायग्राम का थोड़ा सा विश्लेषण करोगे कि हमारे पास एक अनंत रेखा आवेशित, देखो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग पॉज कर करके लिख लेना। एक अनंत रेखा आवेशित तार है जिस पर आवेश मौजूद है एक समान रूप से। हम इसके किसी बिंदु O से पी आर दूरी पर जो बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हमने O से समान दूरी L पर दो अल्पांश बिंदु A और बिंदु B, अल्पांश A और B लिए, ठीक है, जिस पर मौजूद आवेश
dq है। अल्प आवेश क्या होगा? dq। इस dq से, इस अल्प आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चित्रानुसार है। दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? चित्रानुसार है। अब हम इसके चित्रानुसारी घटक करते हैं तो हमें डी साइन अल्फा और डी कॉस अल्फा प्राप्त होते हैं। चित्रानुसार डी साइन अल्फा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ओपी के अनुदिश हमें प्राप्त होती है। बस इतनी बात लिखनी है। शॉर्ट में लिखते हो 3 लाइनों में बहुत है, मैंने 5-6 लाइन बताई है, आप इसको शॉर्ट में 3 लाइनों में कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत। यहां तक का काम हो गया। अब देखो, अब मुझे कंसीडर करना पड़ेगा गाउसियन सतह। आओ गाउसियन सतह पहले कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने कहा, यहाँ पे जो मैंने अनंत लंबाई का आवेशित तार लिया ना, वो अब अनंत लंबाई का ना लेकर मैं क्या लूंगा, एक माना कि x लंबाई का एक अपन ने तार ले लिया, मतलब इसका एक x लंबाई के पार्ट की कंसीडर कर लिया, और उसके लिए मैंने गाउसियन सतह को कंसीडर भी कर लिया। ये गाउसियन सतह बन गई। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? मैंने कहा x ही है। ये कितनी लंबाई है? x। ये रहा वो तार जिसका मैंने केवल ये वाला भाग लिया है। ये रहा वो बिंदु O, ये रहा वो बिंदु P, OP, जिसके बीच की दूरी कितनी है? r। ठीक है, ये x लंबाई होगी। इसके ऊपर एक समान रूप से आवेश है। अगर मुझे q आवेश दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे q आवेश दिया हुआ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो q आवेश ना दे, क्या इसने क्या दे रखा हो, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, वही आवेशित तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है, वो मान लो अगर हमको लैम्डा दे रखा है तो मुझे q ज्ञात नहीं है, यानी q मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। और माना कि ये लंबाई कितनी है? x। ये लंबाई क्या मान ली मैंने? x मान ली। तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग, ये डायग्राम देखो, अब मेरे दिशा वाला डायग्राम मेरे कोई काम नहीं आएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, नोट कर ही लिया होगा आपने। तो ये अपन ने इसको मिटा दिया, दिशा निकाल ली थी इससे। अब क्या करें भाई, अब मैंने कहा कि यहां पर हमको क्या दे रखा है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय मान, यदि आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व, ये लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था, लैम्डा हो, तो लैम्डा बराबर मैं लिखूंगा Q। मान लिया कि इसके अंदर Q आवेश है, Q बाई x। अब Q का मान अगर निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा x, समीकरण नंबर 3। हालांकि मुझे x ज्ञात नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको समीकरण 1 डाल के छोड़। ठीक है, मैंने अभी तक 2 पॉइंट किए। एक तो विद्युत 5 पॉइंट है ना, 5 पॉइंट में 2 किए। क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर ली। दूसरा पॉइंट क्या किया मैंने? गाउसियन सतह को कंसीडर कर लिया। अब देखो, यहाँ पर जो गाउसियन सतह है, इसके कितने पृष्ठ है? मैंने कहा 3 पृष्ठ है। कौन कौन से? मैंने कहा एक तो ये रहा, एक तो ये रहा पूरा, एक ये रहा, और एक कर्व सरफेस, एक वक्रीय पृष्ठ। तो यहां पर इस सरफेस का मैंने एक छोटा सा भाग कंसीडर कर लिया, इसको नाम दे दिया S1 का। इस पर एक छोटा सा सतह कंसीडर किया, वो मैंने नाम दे दिया S2 का। और एक इस पर मैंने कंसीडर कर लिया छोटा सा, इस पूरी सरफेस पे एक छोटा सा सतह मैंने कंसीडर कर लिया S3, वो इस प्रकार है। ठीक है, अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है? मैंने कहा किस तरफ थी? ओपी के अनुदिश थी ना, अभी अभी अपन ने बताया था। तो इस तरफ तो हुई विद्युत क्षेत्र की दिशा। सतह की दिशा, पृष्ठ की दिशा किधर होती है? आपको मैंने कल पहले बताया था पिछले टर्न पे कि कोई भी सतह है उसका जो दिशा होती है सतह के लंबवत होती है। कैसी होती है? सतह के लंबवत। तो ये सतह है, सतह के लंबवत, ये हो गई किसकी? ds की दिशा। ठीक है, इधर S2 जो लिया है मैंने, सतह क्या लिया है? S2, और S2 पर मैंने कहा पृष्ठ की दिशा तो हो गई ds ये, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है E। कोई दिक्कत? तीसरे में मैंने कहा ये सतह की दिशा होगी इस तरफ ds। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर ही होगी? इधर ही होगी। क्यों भैया? विद्युत क्षेत्र इधर कैसे होगा? जिधर अभिष्ट बिंदु लिया जाता है, अभिष्ट बिंदु कौन? P, जिस पर हमें, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या दिशा निकालनी होती है, वो हमने जहां पृष्ठ लिया उस पर लेंगे। तो यहां पर मैंने कहा ये जो P बिंदु है, अगर इस तरफ लेते हैं तो दिशा इधर ही तो होती। अगर ये P बिंदु यहां लिया जाता तो इधर, अब ये ds जो लिया, S3 जो लिया, वो अगर इधर लेता तो वो S3 की दिशा इधर ही तो आती। समझ रहे हो क्या? अगर मैं ये इधर लूंगा तो दिशा इधर आएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मैं बिंदु P इधर ले रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी,
अगर मैं इधर लूंगा तो इधर होगी, अगर ये P बिंदु यहाँ होता तो दिशा इधर होती, अगर पीछे की साइड होता तो पीछे की ओर होती। समझ गए? तो यहाँ पर मेरे पास ये 3 सतह है, तो अपन लगाएंगे फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से क्या कहती है फ्लक्स की परिभाषा? मैंने कहा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बोलो हाँ, ये तो थी फ्लक्स की परिभाषा, लास्ट टाइम आपने देखी थी। अरे डी फाई बराबर ई डॉट डीएस देखा था क्या? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर क्लोज सरफेस है तो यहाँ पर अपन एक क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्लोज सरफेस मतलब बंद पृष्ठ अगर है हमारे पास तो यहाँ पे बंद पृष्ठ लगा देंगे। समझ गए क्या? अब मैंने कहा यहाँ पर जो अपन को बंद पृष्ठ जो है वो कितनी सतहों से मिलकर बना है? मैंने कहा 3 सतहों से। कौन कौन सी? मैंने कहा एक तो S1 सतह ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, प्लस दूसरी सतह S2 मैंने कहा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, प्लस इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्या इनके क्लोज इंटीग्रेशन लगेगा? मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये S1 सतह जो है वो क्लोज सतह नहीं है, S2 सतह क्लोज नहीं है, कर्व सतह है वो भी क्लोज सतह नहीं है। भाई कर्व सतह ऊपर नीचे तो खाली होगी ना, तो यानी कि तीनों अलग मिलकर क्लोज सरफेस बनाती है, अलग अलग क्या है? बंद सतह है नहीं है। इससे यहाँ पे मैं बंद सतह का समाकलन नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फाई इज इक्वल टू, मैंने कहा इसका मान हो जाएगा क्या है भाई? ई S1 के लिए ना, तो S1 के लिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? कितना है? 90। अगर 90 है तो ये हटाऊंगा तो EDS, चलो लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। S1 सतह EDS क्या हो जाएगा? cos 90 प्लस S2 सतह है EDS cos 90 प्लस EDS क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। ये तो होगा। फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया मेरे पास? ये तो हो गया 0, cos 90 का मान क्या होता है? 0, प्लस इसका मान भी 0, प्लस इसका मान हो गया 1। विद्युत क्षेत्र का मान तो है कांस्टेंट, वो उसको ये समाकलन से बाहर निकाल लेंगे भैया, इसका मान तो 1 हो गया ना, और डीएस रह गया अंदर। तो फाई इज इक्वल टू ई तो एज इट इज डीएस। डीएस क्या है भैया? S3 सरफेस के लिए। कौन सा सतह है? S3। S3 कौन सी है? कर्व सतह। कर्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, अपने पास लंबाई जो है वो एच एक्स दे रखी है, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया। ये समीकरण नंबर होगी 2। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? कर लोगे इतना? मैंने अभी तक 3 काम कर दिए। पहले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल दी। दूसरा मैंने क्या काम किया? विद्युत क्षेत्र, पहला पॉइंट विद्युत क्षेत्र की दिशा, दूसरा पॉइंट गॉसियन सतह। तीसरा काम क्या किया मैंने? फ्लक्स की परिभाषा लगा दी। चौथा काम क्या करूं मैं? गाउस का नियम लगा दूं। तो ये डायग्राम मैं मिटा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? देखो अब क्या लिखोगे आप लोग? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या कहता है भाई गाउस का नियम? भाई फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये तो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये क्यू क्या होता है? गाउसियन सतह में घिरा हुआ क्षेत्रफल। ये क्यू क्या होता है? अब यहां पर मैंने क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर आओ रखें, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा एक्स अपॉन एप्सिलॉन। यही तो होगा। समीकरण नंबर होगी 3। मैंने कितने पॉइंट कर दिए? 4 पॉइंट कर दिए भैया। कौन कौन से? दिशा निकाल दी, गाउस का सतह कंसीडर कर लिया, फिर तीसरा पॉइंट फ्लक्स की परिभाषा मैंने यहाँ पर लगा दी, और चौथा पॉइंट मैंने गाउस का नियम भी यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करें? समीकरण, भाई गाउस के नियम और इसकी तुलना करेंगे ना फ्लक्स की परिभाषा की, तो समीकरण 3 व 4 की करने पर क्या? तुलना, तुलना करने पर आओ करते हैं। कहां से करें? मैंने कहा ई इंटू 2 पाई आर इंटू एक्स बराबर हो गया लैम्डा एक्स अपॉन एप्सिलॉन। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? शाबाश। तो यहां पर अब अपने करेंगे ई इज इक्वल टू आ गया एक्स, एक्स कट गया। देखो अपन को एक्स यहाँ पे ज्ञात नहीं था, लेकिन एक्स की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक्स कट गया। अगर नहीं कटता तो हमारे लिए समस्या आ जाती। 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, कोई दिक्कत? ये तो मैंने एक तरीके से परिमाण निकाल दिया, दिशा तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। अगर यहाँ पर मैं दिशा लगाता हूं तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? आर कैप लगाऊंगा। समझे कि नहीं समझे?
समझ गए? अच्छा, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, 2 से ऊपर गुणा कर रहा हूं और 2 से ही नीचे गुणा कर रहा हूं, 4 हो गया। और वैक्यूम की बात करूं, निर्वात में, निर्वात में वैक्यूम की बात करूं तो एप्सिलॉन क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन डॉट और इनटू आर। सही है क्या? और डायरेक्शन क्या है, आर क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2। अब देखो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो गया कि लैम्डा अपॉन क्या, 2 के लैम्डा अपॉन आर, और डायरेक्शन आर क्या, ये मेरे पास आ गया। आप ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, कोई सा भी याद रख लो, ठीक है? कर लोगे क्या? एक छोटा सा पार्ट और यहाँ पे इसकी ग्राफ और बनाएंगे ई और आर में। इधर वाला मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं, नोट कर लो, आप नोट करना चाहो तो ठीक है। मैं ग्राफ और बनाना चाहता हूं, तो मैं देखो ई और आर में ग्राफ बना रहा हूं। ये तो है आर और ये है ई। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान कम हो जाएगा, ठीक है? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई दिक्कत है भैया? फॉर्मूला याद रखना होना चाहिए आपको, ई वेक्टर बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है? बस आज अपन ये एक ही अनुप्रयोग पढ़ेंगे, गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग हो चुका है। आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।